टाटा महिंद्रा से दिक्कत ये है कि चल जाए तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। मैंने देखे पीछे के व्हील अलाइनमेंट आउट थे। व्हील अलाइनमेंट नहीं हो, आपको टायर वियर दिखता होगा। टायर वियर दिखता था। ये नीचे है और ये ऊपर है। इसके अंदर डस्ट देखिए कितनी सारी डस्ट। मैं तो महिंद्रा के शोरूम में करीब आधे घंटे खड़े रहा, किसी ने पूछा नहीं भैया आप कौन सी गाड़ी लेने आए हो। तो इसका व्हील बेस क्योंकि लंबा है तो गाड़ी बीच में लग गई। स्मॉल सॉफ्टवेयर निगल से वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं कि आप गाड़ी कम चला रहे हैं, सर्विस सेंटर में ज़्यादा खड़ी हो रही है। और ऐसा कुछ हुआ इसके साथ अभी तक? पीछे के लोग उछलते हैं, है ना? हाँ, वर्टिकल बहुत बाउंस। उस टर्म्स कंडीशन को आपकी गाड़ी फॉल नहीं कर पाई क्योंकि आपकी चलती जा रही है। 3 या 4 साल में 45 से 50 हजार किलोमीटर ऐसा कुछ है ना? 20,000 किलोमीटर पर ईयर। ईवी लेके इतनी कम थोड़ी चलाएगा आदमी। नहीं, मैं बाद में विंडो चला लूंगा। मुझे लगता है कि ईस्टर्न पेरिफेरल इनका ऐसा टेस्टिंग रैंप यूज होना चाहिए सभी ब्रांड्स का। ईस्टर्न पेरिफेरल। दोस्तों आज बड़ी ही इंपॉर्टेंट गाड़ी है मेरे पास और ये गाड़ी आज मैं पहली बार चलाऊंगा और गाड़ी को चलाने के साथ साथ इसका एक अच्छा खासा ओनरशिप एक्सपीरियंस भी मैं आपको देने वाला हूं क्योंकि ये गाड़ी चल चुकी है 8,000 किलोमीटर के आसपास। सबसे बड़ी बात, कंपनी ने इस गाड़ी को काफ़ी लोगों से छुपाया, मतलब कि चलाने का मौका नहीं दिया है। तो आज सारी चीज़ें रिवील होने वाली हैं इस गाड़ी की। गाड़ी है विनफास्ट की VF7 और गाड़ी है हमारे नवीन जी की। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रवि जी। नवीन जी ने ये गाड़ी 8,000 किलोमीटर चला ली है और नवीन जी को ये गाड़ी काफ़ी स्पेशल लगी क्योंकि नवीन जी वो गाड़ी खरीदते हैं जो कम लोगों को समझ में आती है। जैसे कि इनके पास सबसे पहले थी सेवरेले की सेल, उसके बाद वेंटो DSG डीजल में, और उसके बाद इन्होंने ये पसंद करी। वो भी जानेंगे क्या ऐसे रीजन थे कि दुनिया भर की इलेक्ट्रिक गाड़ियां आजकल मार्केट में अवेलेबल है, उनको छोड़कर आपने इस गाड़ी को सेलेक्ट किया और कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसी इनकी आफ्टर सेल सर्विस है, कैसा इनका सेल्स एक्सपीरियंस है और कितनी नॉलेज रहती है जो गाड़ी बेचते हैं यानी कि सेल्समैन को सही से बता पाते हैं या फिर नहीं बता पाते हैं, और गाड़ी में क्या क्या कमियां हैं। क्योंकि 8,000 कम नहीं होते, किसी गाड़ी का एक्सपीरियंस लेने के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। कितनी ये चलती है, कितनी जल्दी ये चार्ज हो जाती है, कैसे ये चार्ज होती है, सारी बातें पूछेंगे आज इनसे। सर सबसे पहला मेरा सवाल तो यही रहेगा आपसे कि B6 घूम रही है दुनिया भर की, ठीक है, XCV9 ही घूम रही है दुनिया भर की, क्योंकि प्राइसिंग आपने उतनी पे करी है लगभग 24 से 25 लाख के आसपास, ठीक है। और ये वेरिएंट कितने का पड़ा आपको और ये कौन सा वेरिएंट है और ये ही क्यों खरीदा, ये बताइए आप। सो ये VF7 है विनफास्ट की, ये है विंड इन्फिनिटी, ओके, जिसमें आपका फिक्स मून रूफ आता है, ठीक है, और ये फ्रंट व्हील ड्राइव है। ये मुझे पड़ी है अप्रोक्सीमेटली 24 लाख की, इंक्लूडिंग चार्जर 7.2 किलोवाट। हाँ 7.4 किलोवाट, इनके ये 7.4 देते हैं, ठीक है। तो उसके साथ 24 लाख में आ गई। B6 इसलिए लिए क्योंकि थोड़ी सा डिजाइन का क्वर्की है, रियर स्पेस कम है। मैं लेने गया था VF6, उसमें भी कम है। तो क्योंकि मेरे छोटे भाई थोड़े से उनका हिज लाइक सेम बिल्ड, तो उनके रिकमेंडेशन पे हमने VF7 लिया क्योंकि पीछे लेग रूम इसमें ज़्यादा मिल रहा था। इवन तो हम ओकेजनली चलेंगे लेकिन ओकेजनली भी बड़ा फर्क पड़ता है अगर आपके पास एक्स्ट्रा लेग स्पेस हो तो। XCV9 का टॉप एंड इतने पैसे में नहीं आ रहा था। सो एक रीजन ये था इसको लेने का कि ये ऑलमोस्ट टॉप एंड है, एक्सेप्ट कि इसमें ऑल व्हील ड्राइव नहीं है। और एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, 24 लाख आप इसकी जो कीमत बता रहे हैं, मुझे लगता है कि आपने डिस्काउंट लिया, क्योंकि अगर मैं इंटरनेट में देखूं जी इसकी जो कीमत है 26 के आसपास पड़ रही है। करेक्ट, यू आर राइट कि इन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट दिया है इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज बोनस, कॉर्पोरेट डिस्काउंट, डीलर सपोर्ट, क्योंकि ये गाड़ी हमने ली है May 17 में, ओके 17th of May दिस ईयर ओनली। तो हार्डली आई बिलीव इसका सेकेंड मंथ एनिवर्सरी भी हो गया। तो उस टाइम पे ये चल रहे थे, तो आई गॉट अ वेरी गुड अमाउंट, और मुझे सब कुछ करने के बाद इसलिए 24 की पड़ी है। अगर ये एक्स शोरूम अगर जो इनका वेबसाइट पे दिखता है उस हिसाब से तो शायद ही कोई इसको लेगा। तो ये एक लुक्रेटिव एक ऑप्शन है, लोगों के पास ऑफर लगता है कि लोग VF7 की तरफ जाएं। नया ब्रांड जी, डीलरशिप कम जी, और आपने इंटरनेट में बहुत चीज़ें देखी होंगी, सुनी होंगी कि पार्ट्स वगैरह नहीं मिल पा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो सर्विस सेंटर में खड़ी रहती है जी। सर्विस सेंटर के लिए ही एक ट्रिप बन जाती है कई लोगों के लिए, जी, जो ऐसी जगह पर रहते हैं जो थोड़ा सा दूर है सर्विस सेंटर जहाँ से। तो ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी कैसे भरोसा दिखाया आपने इस ब्रांड के ऊपर? जी, सो बेस्ड ऑन जो एक्सपीरियंस रहा है कि आपका वर्कशॉप आपके घर के पास होना चाहिए, ठीक है, तो उसमें ये पास हो गई। क्योंकि टाटा दूर था, महिंद्रा दूर था, ये पास थी बगल में है, हार्डली 2 किलोमीटर का रास्ता भी नहीं है। और मुझे आजकल लगता है कि टाटा महिंद्रा से दिक्कत ये है कि चल जाए तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। अच्छा, और इसके लिए आपको भरोसा है? इसमें भरोसा है। क्योंकि एक मैंने कोटेशन पढ़ा हुआ है कि लेस इलेक्ट्रॉनिक मोर रिलायबल। महिंद्रा में इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, कुछ ना कुछ तो फेल होगा ही होगा। सिमिलरली आपके हैरियर में भी है,
देखने को मिलता ही है हमें। हाँ, तो मुझे और मैंने चीज़ और नोटिस किया कि जब मैं अपने ऑफिस से घर आता था ऑन मेरठ एक्सप्रेस वे, तो मैंने जितनी भी हैरियर XCV 9E सबके मैंने देखे पीछे के व्हील अलाइनमेंट आउट थे। व्हील अलाइनमेंट नहीं, वो आपको टायर वियर दिखता होगा। टायर वियर दिखता था। हाँ। तो आई बिलीव वो अलाइनमेंट की वजह से ना, वो तो फिक्स रहता है। ओके, लेकिन टायर वियर उसका टायर वियर आउटर में हाँ ज़्यादा होता था उसमें। तो वो मुझे XCV 9E में भी दिखा और हैरियर में भी दिखा। आफ्टर लॉट ऑफ एनालिसिस पैरालिसिस आई विल लाइक कि जैसा हमारा हिस्ट्री रहा है विनफास्ट के साथ चले जाते। क्योंकि मैं जो भी सिलेक्ट करता हूँ गलत नहीं करता हूँ, ऐसा इनका मानना है। नहीं, भगवान सही करवाते। बट अच्छी बात ये रही है, जो भी गाड़ियाँ इन्होंने ली है आज तक संतुष्ट रहे हैं। ठीक है, अभी भी है, दोनों गाड़ियाँ पुरानी चल रही हैं। जी जी। इस गाड़ी को कहाँ चलाते हैं हम? सो आउट ऑफ जो अभी 8,000 चली है उसमें से 5,000 तो ये ऑफिस के रूटीन में लगी है। और वो रूटीन कितना है, कितने किलोमीटर? अप्रोक्सीमेटली 80 to 90 किलोमीटर पर डे। ओके, सो आई गो 5 days a week। अब क्योंकि EV है तो मैं लॉन्गर रूट भी ले लेता हूँ, कभी ईस्टर्न पेरिफेरल, कभी देहरादून, क्योंकि ट्रैफिक में नहीं फंसना है। अब EV पैसे नहीं लगते तो लंबा रूट भी ले लो आप। तो कभी कभी तो वो 120 किलोमीटर भी हो जाता है। अच्छा। क्योंकि EV कॉस्ट इफेक्टिव है। हाईवेज पे हम इसको, मैं बेसिकली लेके गया हूँ इसको, मैक्सिमम लेके गया हूँ लखनऊ, विच इज़ अराउंड 550 किलोमीटर्स, और एक बार चार्ज करना टॉप अप करना पड़ता है, आप पहुँच जाते हैं। और उसके बाद लैंसडाउन लेके गया हूँ। आपने कितनी रेंज इससे एक्सट्रैक्ट करी है अपनी ड्राइविंग के तरीके से अभी तक, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं? अगर आप बहुत ही प्यार से चलाएंगे तो ये आपको 430 to 450 देती है। जैसे आप वेंटो चलाते हैं? विंडो चलाते हैं उसमें तो ये देगी 370। हाँ, मतलब कि इसको प्यार से चलाना पड़ता है अगर आपको अच्छी रेंज चाहिए। और अच्छी रेंज इसकी 400 प्लस ही आती है। अच्छा, हाँ 400 प्लस। और 400 से आप संतुष्ट हैं? हाँ, मोर देन सेटिस्फाइड। जनरली देखा जाए B6 आपकी 9E, अगर आप 90 के आसपास चलाते हैं, 90-100 के आसपास, वो 500 के आसपास टच कर जाती है जी। और ये थोड़ी सी कम है, क्योंकि बैटरी साइज देखा जाए तो कम है, छोटा है। करेक्ट। ये 70 किलोवाट आवर की इसमें बैटरी है, और इसका छोटा साइज भी आता है, वो सिर्फ बेस वेरिएंट में आता है 60 किलोवाट आवर का। ठीक है, और B6 9E 80 किलोवाट आवर की आती है, मतलब 79। तो 400 काफ़ी है। 400 में बंदा ब्रेक ले लेता है, मुझे लगता है कि हाईवे पे। इसमें एक मुझे अपना हैबिट चेंज करनी पड़ी। अर्लियर मैं क्या करता था, एक गो में जाता था, सेल हो वेंटो हो, गाड़ी स्टार्ट की वो घर जाके रुकती थी। अब इसमें एक 15 मिनट आधे घंटे का ब्रेक ले लेते हैं ताकि वो टॉप अप हो जाए सेफ्टी फीचर, सेफ्टी एज ए फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। देखिए, विनफास्ट में सब कुछ बिल्ड क्वालिटी वगैरह सब कुछ सही है, लेकिन फिट एंड फिनिश में बहुत ज़्यादा इशू है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एक गैप है, ठीक है, 2 पैनल्स के बीच में, और इधर रफ एजेस, आपका हाथ कट सकता है, आपने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया तो यहाँ पर नीचे। उसके बाद सेंटर कंसोल में भी आपको पैनल गैप्स या पैनल आगे पीछे दिखेंगे। उससे ज़्यादा आप इधर आइए, जो ये बम्पर है उसके फिटमेंट में प्रॉब्लम ये डे 1 से थी। ठीक, और इधर आइए, ये टेल लैम्प देखना आप, ये नीचे है और ये ऊपर है। यहाँ पर आप गैप्स देखिए, यहाँ पर बहुत कम है, इधर यहाँ पर ज़्यादा है। इतने ज़्यादा पैसे देने के बावजूद ये हाल हैं फिट एंड फिनिश में। इनमें काम करने की सख्त ज़रूरत है। और उसके बाद सेम चीज़ यहाँ पर भी मैं देख पा रहा हूँ, इधर भी गैप ज़्यादा है। थोड़ा इधर से दिखाना, ये यहाँ पर बोनेट में भी गैप दिखेगा। सो इस गाड़ी के साथ अच्छी बात ये है कि आपके स्कूल और कॉलेज का DIY प्रोजेक्ट है। अगर आपको इसमें चार्जर का कवर चाहिए तो आपको महिंद्रा से लेना पड़ेगा। अगर आपको इसके एसेसरी चाहिए तो आपको इंडिपेंडेंट सेलर से लेना पड़ेगा। वैसे कवर देना चाहिए। इसमें दिक्कत क्या है, इधर आइए, इसके अंदर डस्ट देखिए, कितनी सारी डस्ट। जब गाड़ी चलेगी तो ये जो कवर है ना, सफिशिएंट नहीं है इसकी धूल को रोकने के लिए, तो अंदर पूरी धूल है। डीजल ऑटोमेटिक के ओनर हैं, इनसे चलते चलते सवाल पूछेंगे कि क्या EV बढ़िया है या डीजल ऑटोमेटिक। आ जाइए, इस गाड़ी में आपको ज़्यादा पैसे लगाए बिना ही लग्जरी कार वाली फील आ जाएगी। और उस फील को कंप्लीट करने के लिए आपने गाड़ी के अंदर का माहौल अच्छा करना है इस परफ्यूम के थ्रू। ये है इन्वॉल्व का एम्बर, और इसके जो 2 स्प्रे मैं इस टैग में मारूंगा ना, तो इसके अंदर की जो फ्रेगरेंस है वो काफ़ी अच्छा फील कराएगी, जैसे कि मुझे अभी फील करवा रही है। और आपकी फैमिली भी इसको अच्छा बोलेगी, क्योंकि इसकी जो फ्रेगरेंस है वो मैनली बॉडी परफ्यूम की जैसी है। फ्रेश तो फील करोगी और आपको एक यूनिक फ्रेगरेंस आपको फील करवाएगी। और आपने भी परचेज़ करना है इसको तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, और यहाँ पर जो QR कोड आ रहा है
वहाँ पर जाकर आप इसको परचेज कर सकते हैं। इनके बहुत सारे टाइप के परफ्यूम आते हैं। नवीन जी, एक चीज़ तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी इस गाड़ी में बैठते ही, जैसे इंटीरियर जो है काफ़ी प्रीमियम है। दूसरा जो बिल्ड है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग। डोर्स वगैरह मैं देख रहा हूँ, मतलब काफ़ी। आपको वेंटो के कंपैरिजन में कैसे लगते हैं, ऊपर या नीचे? ऊपर है, विंडो से टॉप नो, एक लेवल अप। अब वेंटो की बात आ ही रही है, डीजल ऑटोमेटिक या फिर इलेक्ट्रिक? जी, क्योंकि आपने मुझे थोड़ी देर पहले बताया था कि मुझे वेंटो चलाने में बहुत मज़ा आता है। जी। तो देखिए, यूज़ केस तो ईवी का भी बनता है जी, जहाँ पर बनना चाहिए, डीजल ऑटोमेटिक का भी बनता है जहाँ पर बनना चाहिए, बट चलाने में किसको मज़ा आता है ये बताइए। अगर आपका मूड है कि थोड़े पैसे बचाने हैं तो ईवी, अच्छा, और पैसे उड़ाने हैं तो वेंटो। हाईवे ट्रिप की बात करें, जी। मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर डीजल आप चला रहे हैं हाईवे पे 90-100 की स्पीड में, वहीं ईवी भी चला रहे हैं तो कुछ ज़्यादा खास अंतर है नहीं रनिंग कॉस्ट पे। जी। अच्छा, ईवी का एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा लगा आपको? ये बताइए कि फ्यूचर लगता है आपको ये? बहुत स्ट्रांग है। तो अच्छा। ये मैं अपने प्रोफेशन से भी रिलेट करता हूँ। तो आई एम अ सस्टेनेबिलिटी प्रोफेशनल। ओके। सो मेरा एजेंडा ये होता है कि पोल्यूशन कम करो, अर्बन अच्छे से करो। तो एक ये भी लॉजिक था इस गाड़ी को लेने का कि इट्स लाइक कि टीच व्हाट यू प्रीच। यस। और अगर आपके एक वो वेंटो के क्वेश्चन पे करूँ कि वेंटो वर्सेस VF7, तो अभी मैं एक बैंगलोर का ट्रिप प्लान कर रहा था। तो उसमें जो लुक्रेटिव डिसीजन था वो था VF7, बट बेस्ड ऑन की चार्जिंग स्टेशन और जो हिकअप्स हैं, तो आई डिसाइडेड कि आई विल गो विद वेंटो। मुझे लगता है कि अगर आपकी ड्राइव 800 किलोमीटर के ऊपर है, आई विल गो विद वेंटो। अगर आपको जल्दी कवर करना है। हाँ। क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि ईवी में आपके एडिशनल 1 से 2 घंटे लगते हैं। और जो 102 घंटे आप लगाएंगे वो किसी रेस्टोरेंट में लगाएंगे, जबरदस्ती खाएंगे। करेक्ट। ओवर ईटिंग एंड यू नो हाउ मच फिट आई एम। वो हेल्थ के लिए भी थोड़ा सा गलत है और पॉकेट के लिए भी। ईवी की रिसेल्स का आपको पता ही है, खत्म है बिल्कुल रिसेल वैल्यू। ब्रांड बिल्कुल नया है, आने वाले टाइम पे आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं इसको चला पाऊंगा 15 साल एटलीस्ट? मेरी माने तो मैं तो इस गाड़ी को छोड़ने वाला नहीं हूँ। अच्छा। अगर मुझे बैटरी भी रिप्लेस करके चलाना होगा, तो जैसे हम गाड़ी अपने लॉन्ग टर्म रखते हैं, कोई भी गाड़ी हो, तो जब गाड़ी बोलती है कि भाई आप छोड़ दो, तब हम छोड़ते हैं उसको। तो मुझे रिसेल वैल्यू का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म गाड़ी देख रहे हैं, और लॉन्ग टर्म में क्या होगा आइडिया नहीं है, लेकिन प्रेजेंट में आप पैसे बचा रही है। बैटरी वारंटी तो लाइफ टाइम है नहीं उसकी? नहीं है। और क्या क्या मतलब ऐसे वो पर्क्स देते हैं या फिर ऑफर्स देते हैं, बताइए। सो इनकी जो जैसे ये पेंट वारंटी देते हैं। अच्छा। सस्पेंशन वारंटी देते हैं 7 ईयर्स की। पेंट वारंटी 10 ईयर्स की है। ओवरऑल बॉडी के ओवरऑल गाड़ी के जितने भी कंपोनेंट हैं, सबकी 10 ईयर्स की वारंटी है। मतलब बटन्स की भी 10 ईयर्स की वारंटी है। तो ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिलाते हैं कि जब ब्रांड को इतना अपने पे भरोसा है, तो हम भी ये भरोसा कर लेते हैं। बैटरी इसकी है अराउंड, मेरे ख्याल से जो मुझे याद आ रहा है, वो 2 लाख किलोमीटर की इसकी वारंटी है। 2 लाख या 10 ईयर्स एंड 10 ईयर्स जी, 2 लाख किलोमीटर वारंटी का। मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं गाड़ी अच्छे से रखता हूँ, गाड़ी भी हमें उसी तरह से रिस्पॉन्स करती है। तो मेरे लिए रिलायबिलिटी कोई इशू नहीं था। मेरे लिए जो स्मॉल सॉफ्टवेयर निगल्स है वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं, कि आप गाड़ी कम चला रहे हैं, सर्विस सेंटर में ज़्यादा खड़ी हो रही है वो। और ऐसा कुछ हुआ इसके साथ अभी तक? फॉर्चुनेटली इसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। मतलब 2 महीने में मैंने इसको करीब 8000 के प्लस गाड़ी चलाई है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक सॉफ्टवेयर ग्लिच है जो कि ORVM से है। जब आप उसको मैनुअली फोल्ड करते हैं और अनफोल्ड करते हैं, तो वो मिरर आपका डाउन हो जाता है, वो अपने प्रीसेट प्रोफाइल पे नहीं आता। ओके। इसके अलावा इसकी स्क्रीन बहुत ही स्मूथ है, कोई इशू नहीं है। एक इसमें इशू ये है कि जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, तो इसमें काफी सारे फंक्शन एक साथ खुलते हैं, तो वो थोड़ा सा आपको ना कंफ्यूज करते हैं कि कौन सा बटन कहाँ पे है। और इन्होंने अभी सॉफ्टवेयर भी नया लेआउट भी चेंज किया है, तो उसमें भी आपको थोड़ा ढूंढना पड़ता है कि कौन चीज कहाँ पे है। टिपिकल स्पीडोमीटर होता है वो हटके आपका HUD में आ गया सारा मामला जी। ये अच्छा लग रहा है या फिर काम चलाना पड़ रहा है इससे? नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे समहाउ मिनिमलिस्टिक जो था कि मल्टीपल ना रहे, एक सिंपल रहे, और आपको जो बेसिक और मोस्ट रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन वो मिल जाए कि आपकी स्पीड कितनी ताकि चालान ना कटे, रेंज कितनी ताकि आप फंसे ना। इसका सस्पेंशन थोड़ा सा ट्रिकी है। आप अगर किसी रफ पैच पे चलाएं इसको, तो वो बड़ा ही लाइक आपको कॉन्फिडेंस नहीं देता है। अच्छा। पीछे बहुत बाउंसी है। ओके। और क्योंकि मोस्टली मैं आगे मैंने खुद ड्राइव किया है, तो मुझे पता नहीं था, लेकिन जो पीछे बैठे हैं और जब 100 प्लस स्पीड पे जाते हैं स्पेशली, तो ये बहुत ही बाउंसी है।
अच्छा, जो एंडुलेशंस में ये मतलब पीछे के लोग उछलते हैं है ना? हाँ, वर्टिकल बहुत बाउंस है इसमें। कल इसको लेके गया था ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे, बहुत ही खराब रोड आप जानते ही हैं, हर 10 मीटर पर गड्ढे हैं, गाड़ी सेटल ही नहीं हो रही है, मतलब यू कैन फील की गाड़ी हवा में है अगर आप 100 पे ड्राइव कर रहे हैं। तो मैं तो उस पे 85 के ऊपर गया ही नहीं, क्योंकि 85 पे उतने अंडुलेशन नहीं थे, बट 195 के ऊपर आपको काफी अंडुलेशन मिल रहे थे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसके सस्पेंशन और अच्छे हो सकते थे, और अच्छे हो सकते थे। अगर मैं सेल, वेंटो, स्विफ्ट या जो भी हमारे पास एक्सपीरियंस की बात करें तो काफ़ी मुझे बाउंसी लगा। मतलब ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी अच्छी डिज़ाइन की हुई गाड़ी में इतना बाउंसी होगा। और आपने मुझे ये भी बताया था कि थोड़ा सा चैलेंज है इसको ख़राब सड़कों में चलाने में, क्योंकि जो आगे अप्रोच एंगल है, डिपार्चर एंगल है, ये थोड़ा सा कम है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी रगड़ खाती है। यस, मैक्सिमम इसमें आगे से बहुत इशू आता है, क्योंकि आगे का मुझे लगता है प्रोफाइल बहुत ही डाउन है, उसका अप्रोच एंगल तो सबसे कम होगा इन द एंटायर व्हीकल। आज ही जैसे जब हम महिंद्रा के चार्जर से निकल रहे थे तो वो गाड़ी रैंप पे लग गई। अच्छा। नोएडा के एक हम बेसमेंट में थे, और उसका तो इसका व्हील बेस क्योंकि लंबा है तो गाड़ी बीच में लग गई। अच्छा। और जिस दिन हम गाड़ी लेके आए उसके विदिन 24 आवर एक हमारे कजिन चला रहे थे गाड़ी, उनसे भी स्पीड ब्रेकर पे लग गई। हम 4 लोग थे, ही वॉज ड्राइविंग, थोड़ा सा उनकी भी उसमें एरर थी, बट लगनी नहीं चाहिए अगर, क्योंकि ये ग्राउंड क्लियरेंस क्लेम करते हैं 190 mm का। 190 mm बहुत होता है, इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक अब सेल्टॉस जैसी गाड़ी या ब्रिजेस जैसी गाड़ी है, लेकिन उस तरह का इसका क्लियरेंस प्रैक्टिकली नहीं है। कहने का मतलब है जो पेपर में स्पेसिफिकेशन है उस पे मत जाइए, क्योंकि गाड़ी की लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है, अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल क्या है आपका उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन उसके बावजूद भी आपने काफी ट्रिप्स करी है, मैंने आपके डीपीज में देखा है कि आपने पहाड़ों में फोटो खिंचवा रखी है इस गाड़ी के साथ। तो कहाँ गए इस गाड़ी को लेके, कैसा एक्सपीरियंस रहा? अगर हम प्रॉपर पहाड़ों की बात करें तो अभी इसको लैंसडाउन लेके गए हैं, और दिल्ली एनसीआर के लिए जो छोटा सा पहाड़ी इलाका है वो है लेपर्ड ट्रेल, वहाँ लेके गए। तो लैंसडाउन में तो ठीक है, तो लैंसडाउन में तो इसका रिस्पांस बहुत अच्छा था। मुझे लोगों ने वार्न किया कि आप वहाँ पे रोड्स आर नैरो, मत ले जाओ इसको, क्योंकि गाड़ी चौड़ी है कंपेयर टू अदर कार्स। बट मुझे कॉन्फिडेंट था, आई वाज कॉन्फिडेंट, और मैं ले गया और कोई टच नहीं हुआ, आराम से निकल गई। और काफ़ी कुछ सीखने को मिला इस गाड़ी को चलाने के बाद पहाड़ों पे। मैंने एक चीज़ डिकोड भी की, वो कभी शेयर करेंगे कि मतलब अभी क्यों नहीं कर लेते? अच्छा, तो उसमें ये है कि जल्दीबाजी नहीं करना है। जैसे आपने देखा होगा कि जो लोग नए जाते हैं वो क्या करते हैं, अगर एक ने गाड़ी लगा दी तो उसके पीछे गाड़ी लगा देते हैं, तो सारी गाड़ियाँ ब्लॉक हो जाती हैं। तो मैं क्या कर रहा था, जब इसको लेके जा रहा था तो मैं पहले रुक जा रहा था जहाँ पे मुझे वाइडर स्पेस दिख रहा था, ताकि ऐसा ना हो कि वो सामने वाले भाई साहब फेंडर वेंडर करते जाएं इसका। अब आप मुझे एक बात बताइए कि आपने बैटरी के परसेंटेज आपने नोटिस किए थे जब आप देहरादून में थे, देहरादून के बाद चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है, तो फिर जब आप लैंसडाउन गए थे वहाँ तक कितने % में पहुंची है गाड़ी? ओके, सो बैटरी कंजम्पशन वाइज आई वाज वेरी सरप्राइज, क्योंकि आई रिसाइडेड गाजियाबाद, तो गाजियाबाद से जब हमने स्टार्ट किया तो 100% थी बैटरी ये। गाजियाबाद से आपके ये जो कोटद्वार है ये था 15.9 किलोवाट आवर पर 100 किलोमीटर जा रही थी। ठीक है। मैंने नोटिस किया कि जब हम वहाँ पहुँच गए लैंसडाउन पे अपने होटल पे, इट वाज शोइंग 20.2 किलोवाट आवर पर 100 किलोमीटर। तो अगर हम पहाड़ों पे ऑन एवरेज बात करें जब मैं ले गया, तो ये तब भी आपको वहाँ 350 की रेंज दे देगी, क्योंकि अपहिल तो आती है, साथ के साथ डाउनहिल भी आती है। डाउनहिल में आपने रीजनरेशन ऑन किया था? यस, हाई पे। तो वहाँ पर तो फिर बेनिफिट मिलेगा। इनका ये भी कहना है कि मैं रीजनरेशन को यूज ही नहीं करता अगर मैं सिटी में गाड़ी चला रहा हूँ, तो ऐसा क्यों? एक तो काफी वो कंट्रोलिंग हो जाता है आप, क्योंकि दिल्ली में बहुत ही डेंस ट्रैफिक रहता है। अगर रीजन हाई पे रहा, उसने ब्रेक मार दी, पीछे वाले भाई साहब आके बम्पर पे लग जाएंगे। तो इस सबको अवॉइड करने के लिए छोटे छोटे क्यों रिचार्ज करना, मैं इसको ऑफ रखता हूँ, क्योंकि ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि शहर में रीजन का ज़्यादा फर्क पड़ता भी है। मुझे कोई फर्क नहीं, इस एटलीस्ट VF7 में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आता। मुझे ऐसा भी लग रहा है ना, क्योंकि इसका जो रीजनरेशन है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना मैं बाकी गाड़ियों में महसूस कर पाता हूँ। अभी मैं क्रेटा EV चला रहा हूँ, उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और बाकी जो EVs मैंने चलाई हैं उसमें भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसमें पता नहीं क्यों, मतलब या फिर ज़्यादा ये कैपेबल होगा कि इतना ज़्यादा कम स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी ये रिचार्ज कर पा रहा है प्रॉपर्ली। लेकिन मैंने बहुत कम यूज़ किया, क्योंकि मुझे लगता है कि ये रीजन तो इज आइसिंग ऑन द केक। मतलब मिल जाए तो अच्छा है, ना मिले तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बैटरी पैक है। डाउनहिल मैंने इसको यूज़ किया था, तो इसने तो 2% बैटरी ऐड कर दी थी।
मतलब जब हम होटल से निकले और हम जब आपके कोट द्वार में थे तो उसने 2% बैटरी इंक्रीज कर दी थी। 2 महीने में 8,000 मतलब 2 लाख किलोमीटर तो आप बहुत जल्दी कर देंगे। मुझे लगता है कि 3-4 साल में इसको कर ही देंगे। क्या है? नहीं, एक्चुअली थोड़ा नया नया प्यार है तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा। वो हो रहा है, अदरवाइज थोड़ा काम डाउन हो जाएगा ये। इसमें तो टायर वियर वाली कोई ऐसी प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने कोई नोटिस नहीं किया। कोई आउटर में ज़्यादा वियर ऑफ नहीं हो रहा था। मैं चेक करता रहा, तो मुझे बड़ा डर लगता है, टायर बड़े महंगे हैं इसके। तो 19 इंचेस के तो बड़े महंगे हैं। बड़े महंगे हैं। तो आई बिलीव इट विल कॉस्ट अराउंड 20,000 रुपीज एटलीस्ट पर पीस। विनफास्ट के आगे क्या क्या चैलेंजेस हैं और आप क्या चाहते हैं एज ए कस्टमर की क्या क्या चीज़ें उन्होंने इम्प्रूव करनी चाहिए? और हमारी बात चल रही थी कि जैसे गाड़ी कोई एक्सीडेंट हो जाती है या कुछ पार्ट रिप्लेस करना होता है तो काफ़ी लंबा टाइम लगता है जी। तो बताइए, मतलब अपनी अंदर की फीलिंग बताइए एज ए कस्टमर। फॉर्चुनेटली अभी मेरे साथ तो नहीं हुआ, बट जो मैंने एक्सपीरियंसेस देखे हैं, मैंने देखा कि जब मैंने गाड़ी ली थी तभी उनका शोरूम का वर्कशॉप भी सेटअप नहीं हुआ था। अच्छा। तो इट वाज लाइक अ बिग बेट कि आपका वर्कशॉप सेटअप नहीं है, आप गाड़ी ले रहे हैं। बट दे प्रॉमिस कि वो कर देंगे, एंड व्हेन आई रिसेंटली विजिटेड तो वो चालू हो गया है। अच्छा। पेंट शॉप अभी चालू नहीं हुआ था। और मैंने 3-4 वहाँ पे एक्सीडेंटल VF6 एंड VF7 देखी थी। ठीक है। और मुझे तो वो 1 महीने से पड़ी हुई दिख रही थी वहाँ पे। अगर मैं बात करूँ कि विनफास्ट के चैलेंजेस क्या हैं, तो इनके जो डिस्क्लोजर्स हैं, जो प्रोमिसेस हैं, उसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। जैसे इनका बायबैक, कोई रिटर्न नहीं है, वो टर्म्स एंड कंडीशन वही जानते हैं, उन्हीं के ऊपर सब कुछ है। नहीं, टर्म्स कंडीशन मैंने पढ़ी थी ना, उस टर्म्स कंडीशन को आपकी गाड़ी फॉल नहीं कर पाई क्योंकि आपकी चलती जाती है। 3 या 4 साल में 45 से 50,000 किलोमीटर ऐसा कुछ है ना उसमें? 20,000 किलोमीटर पर ईयर। ईवी लेके इतनी कम थोड़ी चलाएगा आदमी। नहीं, मैं बाद में विंडो चला लूंगा। 19 में रोक दूंगा। और क्या क्या थे, कुछ है याद? और इसके जैसे इन्होंने जो एक प्रीपेड चार्जिंग का प्रॉमिस किया था, वो बहुत ही उसमें बहुत ग्लिच है, मतलब उसमें बहुत कंफ्यूजन है। आपको पैसे मिले ये बताइए? नहीं, मैंने तो पैसे दिए हैं उल्टा। क्यों? उनको 75,000 रुपीज दे हैव चार्ज एज अ प्रीपेड चार्जिंग के नाम पे। तो मैंने उनसे कहा भी कि मुझे नहीं ऑप्ट करना है। हाँ। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ब्रांड ने बोला हुआ है कि वो तो देना ही पड़ेगा। तो आई वाज लाइक ठीक है, अब तो इट्स लाइक मोटा मोटा 2,000 रुपीज पर मंथ। तो अभी सब कुछ अच्छा था टिल जुलाई। तो क्योंकि मैं तो बड़ा लेट हूँ VF7 को लेने में, जो पहले ले रहे थे उन्होंने काफ़ी पैसे वसूल कर लिए। और इसमें क्या हुआ कि पहले वो उनके कुछ पार्टनर थे, चैनल पार्टनर्स थे, जिस पे वो चार्जिंग देते थे। मतलब आप रिलायबल पे चार्ज कर सकते हैं, आप GOBB पे चार्ज कर सकते थे प्रीपेड, एज ए प्रीपेड कार ओनर। लेकिन अभी जुलाई में क्या हुआ, उन्होंने अपडेट किया जिसमें आप सिर्फ वी ग्रीन चार्जर पे ही प्रीपेड चार्जिंग यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया, वो है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, जैसे मैं तो थोड़ा ब्लेस्ड हूँ कि मेरे घर के बगल में है, मेरे घर के बगल चालू कर दिया? चालू कर दिया है। ओके। और जब मैंने तभी पैसे नहीं दे रहे, नहीं तो उससे पहले VF6 वालों को 60,000, VF7 वालों को 70,000। लेकिन अब गाजियाबाद में सिर्फ एक ही चार्जर है। ओके। अब सब लोग तो एक ही एरिया में रह नहीं सकते। तो ये स्टडी थोड़ी सी ब्रांड वैल्यू को थोड़ा सा ना हैम्पर करती है कि आप पैसे चार्ज भी करो। मैंने एक पोल भी रन किया, मैं एक कम्युनिटी का पार्ट मेंबर भी था, बाद में मैंने वो छोड़ दिया। तो उसमें मैंने एक पोल किया कि हाउ मेनी हैव पेड फॉर द प्रीपेड ये चार्जिंग। आउट ऑफ 40 सिर्फ 5-6 लोगों ने बोला कि हमने पैसे दिए हैं, उसमें मैं भी एक था। अच्छा। बाकी पैसे लोगों ने नहीं दिए। और उस ग्रुप में अराउंड 350 प्लस लोग। कि यार इससे गर्मी नहीं लगती? आप सच सच बताना। हाँ। बिल्कुल, क्योंकि मैं हाथ रखने पे तो देखिए, आप रखिए हाथ। जी जी। तो ये गर्म है। तो इफेक्टिवनेस AC की, उसमें कुछ फर्क करता है? बिलीव मैं AC मैक्सिमम 2 पे चलाता हूँ, और मेरा जब तक मेरा टेम्परेचर 25 रहता है, 24 से नीचे नहीं जाता। मुझे कभी भी हीट फील नहीं हुई। और मेरा रूफ लेने का पर्पज ये था कि ताकि सन एक्सपोजर मिले। अच्छा। बिकॉज वी लिव इन दिल्ली NCR, जहाँ पे सन एक्सपोजर बहुत कम है, वो आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। D3 तो मुझे ज़्यादा फील नहीं हुआ। व्हाट आई विल रिक्वेस्ट कि इसको एक बार आप स्पोर्ट्स मोड में आपने अगर ट्राई करिएगा, एक बार इको में ट्राई करिए, एक बार नॉर्मल में ट्राई करिए, एक बार स्पोर्ट्स में ट्राई करिए, एंड यू विल फील कि इको भी इसका काफ़ी पावरफुल है। इको में चल ही रही है, ऐसे तो मुझे कोई दिक्कत फील नहीं हुई। देखिए EVs में ना, आप किसी भी मोड में चलाइए, पावर आपको पेट्रोल डीजल से ज़्यादा ही मिलेगी।
बट मुझे एक चीज लगती है ना, इसका जो ये एक्सीलेटर पेडल है ना जी, वो थोड़ा सा टाइट है हाँ ना, उसको जी। थोड़ा सा ज्यादा जान लगानी पड़ती है। जी, बट ईवी वालों के लिए अच्छा है, ज़्यादा नहीं दब पाएगा। इसका मुझे एक डाउनसाइड ये लगा कि इसकी मैक्सिमम स्पीड इज लॉक्ड एट 178। उस क्या चाहिए इससे ज्यादा? मतलब एटलीस्ट वेंटो से थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए थी। 200 तो होनी चाहिए थी। बाकी रिकमेंड करेंगे आप इस गाड़ी को किसी को? डेफिनेटली। ईवी रिकमेंड करेंगे तो किन लोगों को करेंगे, और ईवी में विनफास्ट की ये VF7 को करेंगे तो वो क्यों करेंगे आप? ओके, मैं जिसका भी रन 100 किलोमीटर के ऊपर है, मैं उसको कहूँगा कि डेली का हाँ। आप जाके इलेक्ट्रिक कार ले लो, नो मैटर, आपके पैसे बचने हैं। अगर मैं इसको कहूँ कि VF7 क्यों लेना है, सी इट्स अ ओवरऑल हेड टर्नर। हैरियर XUV9 आप इसको लेके जाइए, लोग इसको देख रहे हैं ये कौन सी गाड़ी आ गई भाई, उनको पता नहीं चलता कि विनफास्ट कौन सा ब्रांड है। और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तो मुझे सब लोग पूछते हैं भैया ये कौन सी गाड़ी है, ये कौन सी गाड़ी है। अच्छा। तो इट्स ए अल्टीमेट हेड टर्नर। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगती है कि आपकी गाड़ी एक्सक्लूसिव हो रोड पे, आप ही के पास हो, ज़्यादा लोगों के पास ना हो, तो विनफास्ट इज टू गो फॉर। और जो स्पेस है, जो प्रीमियमनेस है, जो मिनिमलिस्टिक अप्रोच है इसका, लेसर इलेक्ट्रॉनिक, वो मुझे बड़ा अपील करता है। तो अगर जिसके साथ ये चीज़ें हैं जो इसको थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड चीज़ें अच्छी लगती हैं, ज़्यादा तामझाम अच्छा लगता है, उनके लिए VF7 अच्छी है। बट अगर आप बजट पे हैं तो आई विल रिकमेंड कि आप VF6 ले लीजिए, कम से कम विंडसर से अच्छा डिज़ाइन तो है। गाड़ी में क्या कमी लगती है ऐसी जो इम्प्रूव होनी चाहिए जल्द से जल्द? सस्पेंशन, ओके, जो मुझे फील हुआ, क्योंकि मुझे लगता है कि ईस्टर्न पेरिफेरल इनका ऐसा टेस्टिंग रैंप यूज होना चाहिए सभी ब्रांड्स का ईस्टर्न पेरिफेरल है ना, कि आपका कितनी बाउंसी गाड़ी उस पर चला के देख लो आप, ये 100 के ऊपर स्टेबल नहीं है। और अगर आप डिसाइडेड हैं तो इट कैन टर्न अराउंड, तो ये थोड़ा दिक्कत है। बाकी इसके अलावा पीछे अगर ये आपके AC के लेवलर दे देते एडजस्ट करने के, या फैन स्पीड लेवलर दे देते तो काफ़ी अच्छा रहता। अभी इस ऑन लाइक 1 मोड, जो आगे चलेगा वो पीछे चलेगा। इसमें डुअल कूलिंग अच्छे से होती है, कूलिंग बहुत अच्छी है। मेरी वाइफ काफ़ी खुश है, वो थोड़े से पता नहीं ठंडे प्रदेश से आई हैं, उनको ज़्यादा ठंडी चाहिए होती है। शोरूम वाले का कैसा एक्सपीरियंस रहा? तो डिलीवरी इसमें बहुत अच्छा था। ठीक है, शोरूम नए हैं, चीज़ें वो सीख रहे हैं, तो अभी काफ़ी उसमें एक स्कोप है ऑफ द इम्प्रूवमेंट। बट मुझे लगा कि सेल्स पर्सन जो थे उनके पास थोड़ी और नॉलेज होनी चाहिए थी। आपको क्या क्या ऐसी चीज़ें लगी जिसकी वजह से आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं? जैसे मुझे वो ऑल व्हील ड्राइव सजेस्ट नहीं कर पाए। आप खरीद लेते? मैं खरीद लेता। उनका ये था कि ऑल व्हील ड्राइव में आपको रेंज कम आएगी, बट रेंज एक फैक्टर नहीं होता, और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं। जैसे आपके हम डिस्कस कर रहे थे आपके ये ऑटो डिम ORVMs, ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया, ये कभी बताया नहीं गया। अच्छा। और इसके आपके काफ़ी सारे, जैसे आपके वो जो हमने की वन डोर अनलॉक, सेकंड प्रेस पे ऑल डोर अनलॉक, ये भी मैंने खुद ही ढूंढा है। अभी जैसे कैम मोड कैसे होगा, जैसे जब मैं डिलीवरी से एक दिन पहले मैं इसके फीचर समझने गया था, तो मतलब आई एम नॉट कंप्लेनिंग, बट मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि आप इसको एटलीस्ट 100% चार्ज कर देना, ये डीजल गाड़ी तो है नहीं कि भाई 5 लीटर दोगे आप, पेट्रोल 5 लीटर दोगे आप, है ना, तो ये तो चार्ज कर सकते हो भाई। तो उन्होंने किया, बट जब मैं एक दिन पहले इसकी चेक करने के लिए गया तो शायद वो भाई साहब से वो कैम मोड लग गया। अब जब मैं अगले दिन डिलीवरी लेने गया तो इट वाज अराउंड 58। तो मैंने पूछा तो लाइक कि भैया वो तो कल ऑन रह गया था। अच्छा। तो अब मैंने कहा मेरी गलती थोड़ी है भाई। तो ये सब चीज़ थोड़े हिकअप्स रहे कि फीचर, मतलब वो मुझे लगता है कि थोड़ी सी उनकी और ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए ताकि वो कस्टमर को वो सारे फीचर बता सकें। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है डीलरशिप से। थोड़े मोड़े हिकअप्स थे वो उन्होंने रिजॉल्व किए हैं, वो कर भी रहे हैं। जैसे चार्जर को लेके हो गया, जैसे एक मेरे इसके PDI में कुछ इश्यूज थे तो उन्होंने एक रेक्टिफाई किया, कुछ पेंडिंग है, तो वो प्रॉमिस पे है, लेट्स सी करते कि नहीं करते। फॉलोअप वगैरह के लिए कॉल आते हैं कि कैसी चल रही है गाड़ी, क्योंकि नया ब्रांड है? नो, कुछ नहीं आता है? नो, इवन सेल्स के लिए फॉलोअप नहीं आया। अच्छा। मुझे लगा कि देवल है कि एक तो विनफास्ट नया ब्रांड है, कुछ तो भाई फॉलोअप लेंगे। वो उनको वही नहीं है कि बंदा खुद आएगा गाड़ी लेने के लिए। मैं खुद जा रहा था वहाँ पे, और ना मुझे किसी ने ये बोला कि मुझे ये अच्छी बात भी है बुरी बात भी है कि उन्होंने मुझे पुश नहीं किया कि भाई आप गाड़ी ले ही लो या फिर हायर वारंटी लो आप। उन्होंने छोड़ दिया मेरे पे, तो मैं थोड़ा शॉकिंग भी था मेरे लिए ये। जैसे जो टाटा है, जैसे गाजियाबाद में सागर करके हैं, महिंद्रा हैं,
वहाँ तो आपको अटेंड भी नहीं करते हैं वो। मैं तो महिंद्रा के शोरूम में करीब आधे घंटे खड़े रहा, किसी ने पूछा नहीं भैया आप कौन सी गाड़ी लेने आए हो। अच्छा। तो वो तो एक मतलब मुझे लगा कि एटलीस्ट आप वो जो कस्टमर को ग्रैब करने की जो वो चीज़ें थी, मुझे लगता है महिंद्रा क्योंकि डिमांड ज़्यादा है इस वजह से वो केयर नहीं करते। बट विनफास्ट के साथ क्या दिक्कत है, इनके पास उतनी डिमांड है तब भी वो चिल कि बंदा खुद आएगा। अभी आपको इतना चलाने के बाद रियलाइज तो नहीं हुआ ना कि मैंने गलती तो नहीं कर दी? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं कर दिया मतलब। एवरी डे आई एम लर्निंग समथिंग न्यू अबाउट दिस कार। आपके जो लेफ्ट ये टॉगल वाला बटन है जिसे आप लाइट ऑन करते हैं, वहाँ पे उसमें आप उसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं। अच्छा। जैसे अभी वो उस पे है, जैसे ये जो आपका लेफ्ट में है, हाँ इसको प्रेस करेंगे तो ये मोड चेंज हो जाएंगे। अभी जैसे ये अब आ गई नॉर्मल पे, एक बार और प्रेस करेंगे तो स्पोर्ट्स पे आ गई। ये मैंने सेट कर रखा है। तो इस लाइक ए DIY प्रोजेक्ट। और इसमें एक हिकअप ये है कि इसमें पीछे रियर पार्सल ट्रे नहीं आता। अच्छा, ऐसे खाली है। और एसेसरी में भी नहीं मिलता? नहीं, अभी अवेलेबल नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, मतलब आप नैनो लेने जाएंगे उसमें मिल जाएगा। बट डीलर ने काफ़ी अच्छे जब डिलीवरी ले रहे थे, तो पता नहीं क्यों इतनी कृपा दिखाई, उन्होंने खूब सारे क्वेश्चन दे दिए, भर भर के क्वेश्चन दिए। अच्छा, जैसे आप अदर ब्रांड्स में देखेंगे तो आपको एम्बिएंट लाइट मिलती है, इसमें नामो निशान नहीं है। वही मैं देख रहा हूँ कि इसमें नहीं है। VF6 में भी नहीं है? नहीं, ज़्यादा उसका फर्क नहीं पड़ता, बट थोड़ा सा अपीलिंग तो होता ही है। अब लेकिन आप लगाने के सोचेंगे तो आपको डर लगेगा कि भाई क्यों लगाना है। लेग स्पेस मिल रहा है मेरे बैठने के बाद? बहुत, मतलब आई कैन से कि एटलीस्ट 4 इंच होगा, 3 to 4 इंच होगा। VF6 ना लेने का डिसीजन आपका अच्छा लगा मुझे। ठीक है, बाकी आप लोगों के डिसीजन मेकर बनेंगे अगर आप इस गाड़ी को और चलाते जाते हैं, ओनरशिप अपनी एक्सपीरियंस जो भी हैं शेयर करते जाते हैं, और आप मुझे लगता है कि 1-2 साल में इसको अच्छा खासा चला देंगे। 2 महीने में 8000 किलोमीटर, मुझे लगता है कि 1 साल में आप 30 से 40 एटलीस्ट तो चलाएंगे। नहीं, मैं तो 19 पे रोकने की सोच रहा हूँ। इसमें ऐसा भी नहीं है कि सर्विस मतलब एक सर्विस बाहर करवा ली फिर मीटर बैक कर और अगर इसकी सर्विस कॉस्ट की बात करें तो अभी तो मेरा वो टाइम नहीं आया है, बट जो लोगों ने शेयर किया है, तो जिन भाई साहब ने कराया है, इट कॉस्टेड हिम अराउंड लेस देन 2,000 रुपीज। अच्छा, और उन मैक्सिमम गाड़ी कितनी चला चुके हैं विनफास्ट के ओनर? जो मैंने नोटिस किया है वो है 12,000। नहीं, चलाने में अच्छा फील करवा रही है, नो डाउट। और जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियों में क्या होता है कि रोड नॉइज ज्यादा आती है, विंड नॉइज ज्यादा आती है, इसमें आती है 85 के ऊपर। अच्छा। हाँ, पहले तो 85 के अराउंड आती थी, जब से विंड वाइजर लगे मुझे लगा थोड़ा सा और रेंज बढ़ गई है, थोड़ा सा फील होते हैं। ये है ओनरशिप एक्सपीरियंस हमारे नवीन जी का। VF7 चला रहे हैं दनादन, ठीक है। और लंबा रखने का मूड है, और 2 लाख किलोमीटर वाली वारंटी को ये बहुत जल्दी एग्जॉस्ट कर देंगे। हाँ, गाड़ी दिखने की अच्छी है, नो डाउट, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, प्रोपोर्शनल लगती है गाड़ी, थोड़ा सा बाकी जो कन्वेंशनल गाड़ियां हैं उनसे अलग है हटके। दूसरा, जो अंदर अगर आप बैठेंगे तो आपको प्रीमियम फील करवाएगी। एम्बिएंट लाइटिंग ये सब चीज़ें ना होने के बावजूद भी आप उनकी कमी को मतलब वो खलेगी नहीं जी। ठीक, चलने में अच्छा फील करवा रही है, थोड़ी सी यूनिक हो जाती है, छोटा छोटा स्टीयरिंग बाकी गाड़ियों से अलग, आपका पूरा कंसंट्रेशन रोड में रहता है, आपका स्पीडोमीटर में आपको अलग से ध्यान नहीं देना पड़ता है। ठीक है, आपको शुरू में अटपटा लग सकता है, लेकिन जब आपके पास HUD है तो आपको खास ऐसी कोई जरूरत नहीं है। 2-3 इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है। RPM वगैरह तो इसमें कुछ होते नहीं है, वो आपने देखने हैं नहीं। फीचर्स वगैरह उसमें कोई कमी नहीं है, सारे फीचर इसमें मिलते हैं जो भी काम के। म्यूजिक सिस्टम कैसा है ये बताइए? म्यूजिक सिस्टम बहुत अच्छा है, मजा आ गया। मजा आ गया, मतलब मेरे पास मैं घर में अगर बात करूँ तो मेरे पास करीब 400 वॉट का सेटअप है, तो मुझे लगता है कि वो इसके मैच करता है। सबसे बड़ी बात, कोई निगल्स नहीं आए, कोई परेशानी नहीं हुई, ब्रेकडाउन नहीं हुई, क्योंकि हो जाता है कभी कभार नया ब्रांड है, सेटअप करने में टाइम लग रहा है, या फिर सीख रहे हैं आपका जो एनवायरनमेंट है कैसा है क्या नहीं है, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, सर्विस सेंटर नहीं जाना पड़ा है, सीधी सी बात ये है। सेल्स एक्सपीरियंस अच्छा है, सर्विस पे इन्होंने काम करना चाहिए, डीलरशिप नेटवर्क बढ़ाना चाहिए, ताकि जो कस्टमर गाड़ी ले रहा है उसको प्रॉपरली और टाइम से उसकी सर्विस मिल जाए, और पार्ट्स जो हैं वो टाइम से मिल जाए। और क्या चाहिए, मतलब सर्विस इसी को कहते हैं। सर्विस कॉस्ट कम है क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी है, बाकी ज़्यादा कुछ पता नहीं है सर्विस कॉस्ट के बारे में, वो जब आगे गाड़ी चलाएंगे तब पता चलेगा।
टायर महंगे हैं, घिसते कम हैं। बाकी ब्रांड्स की तरह ऐसा नहीं है कि 20,000 में ख़त्म। जितना आपने इलेक्ट्रिसिटी में बचाया, अपने फ्यूल में बचाया पैसा, उतना आपने टायर रिप्लेस करने में लगा दिया। रेंज से खुश हैं, 400 प्लस ये दे देती है आराम से निकाल के। तो ओवरऑल अच्छा प्रोडक्ट है नवीन जी के अकॉर्डिंग। ठीक है, नवीन जी ओनर है, पैसे खर्च कर रखे हैं 24 लाख रुपए और खुश हैं, चेहरे पे मुस्कान देख। तो गाड़ी अच्छी है, सीधी सी बात ये है। तो उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी इनपुट मिले होंगे, आपको वीडियो पसंद आया होगा। नवीन जी के जो भी लेने के रीजंस हैं आपको पता चले होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय और थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।